बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक 4 करने लगे हैं और ब्लॉक 4 का स्टेशन नंबर 8। ये स्टेशन आप लोगों के पर्ल्स के रिलेटेड है और जितने भी पर्ल वाले स्टेशन हैं उनका आपको पता है कि इनमें आपको कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलिफ से ये तक आपने कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं पढ़ने हैं। जस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं और यूएचएस पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपको सिर्फ ये इतना पता चल जाए ना कि इस टॉपिक में यूएचएस पूछना क्या चाह रहा है, तो आई एम 100% श्योर कि आप में से 60 to 70% जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बगैर ये मेरी जो भी मैं तकरीर कर रहा हूँ इसको सुने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूएचएस हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अब चलते हैं जी ई बुक पे और देखते हैं कि यूएचएस क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अब इसको मैं ब्रेक डाउन करके सादा अल्फाज में आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जी ड्रेस कोड के रिलेटेड। अब यूएचएस यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, यूएचएस वांट्स टू आस्क कि आप लोग हमें, आप ऑब्वियसली आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स बनेंगे। यूएचएस क्या पूछना चाह रहा है कि एक डॉक्टर्स के लिए, एक कोई भी एक डॉक्टर है उसके लिए आपने एक ड्रेस कोड बताना है कि एक डॉक्टर का ड्रेस कोड किस तरह का हो ताकि वो रिस्पॉन्सिबल लगे एंड अकाउंटेबल लगे। मतलब बिल्कुल सादा सी चीज़ है। तो हर एक बंदे को पता है कि जी जो डॉक्टर है उसके स्क्रब्स होते हैं कि डॉक्टर्स को स्क्रब्स में होना चाहिए, पता चल जाएगा ये बंदा डॉक्टर है। डॉक्टर को ओवरऑल में होना चाहिए, पता लग जाएगा ये बंदा डॉक्टर है। मतलब अगर आप एक इमरजेंसी में एंटर हुए हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा है, साथ में नर्सिंग असिस्टेंट खड़ा है या कोई पेशेंट खड़ा है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा नर्सिंग असिस्टेंट है। इस तरह की चीज़ें। उसके साथ और क्या चीज़ें मेनटेन करनी होती हैं। अब लेट्स सपोज हम लोग डॉक्टर हैं, हमने सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी होती है कि अच्छा पेशेंट से कोई चीज़ हमें ना लग जाए या हमें कोई नुकसान ना हो जाए। सेकंड थिंग हमने क्या देखनी होती है कि हम खुद हाइजीनिक हो। लेट्स सपोज मैं आईसीयू में एक पेशेंट चेक करने जाता हूँ, वहाँ पे पहले वो ऑब्वियसली डिबिलिटेटेड पेशेंट है, वो पहले बीमार है। अगर मैं खुद हाइजीनिक नहीं हूँ, मैं उसको चेक करते हुए अपने जैसे उसको लगा देता हूँ तो वो तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो बजाय उसका भला करने के मैंने उसको बीमार कर दिया, तो ऑब्वियसली भी क्या फ़ायदा डॉक्टर बनने का। तो ये चीज़ें ये जस्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि एक बंदे का ड्रेस कोड कैसा हो, एक जो डॉक्टर है उसका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जी प्रोफेशनलिज्म, मतलब ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल लगे। आप जब एंटर हुए आपको पता चले कि ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा जी नर्सिंग असिस्टेंट है। हाइजीनिक एंड सेफ्टी हो एंड पेशेंट ट्रस्ट हो। मतलब ये नहीं कि आप एक पेशेंट की बेड साइड पे खड़े हैं, आपने वो किट ट्राउज़र पहना हुआ है और कह रहे हैं कि जी इसको ये इंजेक्शन लगा दो। पेशेंट तो कहेगा कि यार ये पता नहीं कौन बंदा है जो मुझे पता नहीं क्या चीज़ें लगवाई जा रहा है। अगर आप लोग एक प्रॉपर जो डॉक्टर का वियर होता है उसमें खड़े हैं वहाँ पर, तो ऑब्वियसली पेशेंट भी कहेगा कि यार ये सही बंदा है, डॉक्टर मुझे लग रहा है, और ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ही ये मेरा इलाज करेगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जी डॉक्टर्स के लिए इंटरनेशनली क्या चीज़ें हैं। इंटरनेशनली ऑब्वियसली डॉक्टर्स के लिए स्क्रब्स हैं और स्क्रब्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। डिफरेंट कलर्स किस लिए होते हैं कि लेट्स सपोज आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि जितने भी हाउस ऑफिसर्स हैं जी वो नीले रंग के स्क्रब्स पहनेंगे, जितने भी पीजीज हैं वो मैरून कलर के स्क्रब्स पहनेंगे। तो एक बंदा जो वहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है या जो वहाँ पे प्रोफेसर है, वो अगर किसी वार्ड में एंटर होता है या इमरजेंसी में एंटर होता है तो देखते साथ ही उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये हाउस ऑफिसर है, ये बंदा ये पीजी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इंटरनेशनल ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। साथ ही क्या होना चाहिए, जितने भी आप लोगों ने स्क्रब्स देखे होंगे आपने देखा होगा कि वो हाफ बाजू होते हैं। हाफ बाजू वो किस लिए होते हैं, ताकि अगर लेट्स सपोज आपने कोई प्रोसीजर करना है तो प्रोसीजर के लिए आपने स्क्रब इन करना होता है। स्क्रब इन करने के लिए वो जो सारी, वो आपने देखा होगा ड्रामों में भी देखा होगा, वो जो सारा कुछ करना होता है आपने अपनी हाइजीन मेंटेन करनी होती है। अगर आप लोगों ने फुल बाजू वाली शर्ट पहनी होगी तो वो मेंटेन नहीं हो सकती। तो फॉर पेशेंट पर्पजेज आप लोगों ने हाफ बाजू वाले स्क्रब्स पहनने होते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको लैब कोट पहनने होते हैं, आईडी बैजेस लगाने होते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा, एक कोई नॉर्मल बंदा लेट्स सपोज वो वीडियो देख रहा है, वो कहता है कि जी डॉक्टर को ना वाइट कोट में होना चाहिए, वो वाइट कोट खरीदता है, पहन के हॉस्पिटल चला जाता है, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन हर डॉक्टर को एक उसका बैज देती है कि अच्छा ये बैज है जिस पे लिखा होता है ये डॉक्टर हमारे हैं, यहाँ पे हाउस ऑफिसर हैं, पीजी हैं, यहाँ पे क्या ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उस पर हर चीज़ मेंशन होती है अबाउट दैट डॉक्टर।
उस चीज़ को, उस बैच को कोई बंदा हॉस्पिटल के रिलेटेड कहीं भी चेक कर सकता है। तो अभी जैसे मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ, बट अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अपना बैच लगाया हुआ होगा। मिनिमम ज्वेलरी एक डॉक्टर ने पहननी होती है। अब जैसे देखिए मैंने घड़ी पहनी हुई है, या बाज़ औक़ात लेडीज़ होती हैं उन्होंने अपनी वो अंगूठियाँ पहनी हुई होती हैं, तो डॉक्टर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप वो मिनिमम करें। अब जैसे लेट्स सपोज़ मैंने कोई प्रोसीजर करना हो तो मैं सबसे पहले घड़ी उतारूँगा, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से जो हाइजीनिसिटी होती है उसको मेंटेन कर सकूं। तो इसलिए पहले ही रिकमेंड किया जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मिनिमम ज्वेलरी यूज़ करें। उसके अलावा क्लीन यूनिफॉर्म और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पहला टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस का। अब इसमें यूएचएस क्या पूछना चाह रहा है? यूएचएस ये पूछना चाह रहा है कि आप लोग अभी सेकेंड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपने अपनी असेसमेंट करनी है, देखना है कि अच्छा जो पिछला साल था उसमें हमने क्या ऐसी गलती की थी जो इस साल हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या वो कौन सी चीज़ है जो हम करें तो जो पिछले साल हमने चीज़ें की थी वो इम्प्रूव हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है जी उनमें, जैसे आप लोगों के CFRC थे, CFRC में जी था कि आपने ABGs लेनी है। अब ऑब्वियसली आप में से किसी को भी ABGs लेनी नहीं आती, तो जब आप लोग आगे जाएंगे तो आपको तब भी नहीं आती होंगी, सीखने से आती हैं, प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो अब आपने ये सोचा कि अच्छा यार लास्ट ईयर मैंने क्लिनिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी जो कि मुझे करनी चाहिए थी अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले सोचेंगे कि अच्छा जी मैं ना इस साल क्लिनिकल्स की प्रैक्टिस करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं आफ्टर कॉलेज टाइम जाऊँगा, जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है उसमें जाऊँगा, वहाँ पे जाके जो टेक्निक्स हैं लाइक ABGs लेना है, विनिपंक्चर किस तरह करना है, या जो बाकी क्लिनिकल की टेक्निक्स हैं मैं वो सीखूँगा। ठीक है, आपने अपने जहन के अंदर एक जो खाका होता है, जो एक प्लानिंग होती है वो बना ली। उसके बाद आपने माइलस्टोन सेट करने होते हैं अपने। अब लेट्स सपोज आपका जो एकेडमिक ईयर है उसमें 8 महीने हैं और आपके 16 CFRC हैं। आपने क्या कहना है, आपने सोचना है कि यार मैं हर महीने 2-2 CFRC करूं तो मैं आराम से कर सकता हूं। आपने एक गोल सेट कर लिया कि हर महीने में 2 CFRC हॉस्पिटल सेटिंग में जाके सीखूंगा। उसके बाद आप लोगों ने हर महीने के बाद करनी होती है असेसमेंट। अब पहला महीना गुजरा, आपने देखा कि अच्छा यार मैंने एक CFRC सीखा है, इस महीने का एक मेरा रहता है। अब आप इसमें अमेंडमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा जो रहता है ना ये मैं अगले महीने में जाके सीख लूँगा। ठीक है, मतलब अगले महीने जहाँ मैंने 2 करने थे वहाँ पे मैं 3 कर लूँगा। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें जो एक नॉर्मल सेन बंदे को नॉर्मली भी पता होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये पूछने का अंदाज़ थोड़ा मुश्किल होता है UHS का कि अच्छा हम इस तरह पूछना चाह रहे हैं। अब अगर आपके जहन में ये चीज़ें क्लियर हों कि अच्छा UHS पूछना क्या चाह रहा है, तो आप बगैर चीज़ें देखे, बगैर ये वीडियो देखे आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये जो ई बुक है ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ई बुक में भी मैंने यही चीज़ें सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अगली प्रोफेशनलिज्म की एग्जांपल टीम प्लेयर के टर्म्स में। अच्छा, अब जो UHS पूछना चाह रहा है ना वो क्या पूछना चाह रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिजियोलॉजी की अक्सर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होती हैं कॉलेजेस में। अब स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस में कोई 8-10 बंदे बैठे होते हैं, एक वो टीम होती है 8 से 10 बंदों की। UHS क्या कहता है इस स्टेशन पे, वो कहता है कि अच्छा आप लोग स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस कहते हैं, आप ऐसा करें कि आप कुछ रूल्स बनाएं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं कि जब हम स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और फिर आप उनको अप्रूव करवाएं। अच्छा, अब इस चीज़ को और सिंपल हम कहते हैं, जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको और पता लग जाएगा। अच्छा, अब ये जो UHS ने कहा है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करें, वो सबसे पहले हमने डेवलप किया है जी कि हर बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा वाइल बीइंग इन अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। एक्टिव लिसनिंग करेंगे हम लोग, जो हमारे प्रोफेसर में बता रहे होंगे ऑब्वियसली उसको सुनेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखेंगे, पंक्चुअलिटी शो करेंगे, प्रिपेयर करके आएंगे चीज़ें, फीडबैक देंगे विच विल बी कंस्ट्रक्टिव एंड पार्टिसिपेट करेंगे इन स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। ये एक आपने बना लिया कि हम ये सारा कुछ करेंगे। ठीक हो गया। साथ ही आपने कुछ टेक्निक्स डिस्कस कर ली कि ये जो टेक्निक्स हैं अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हैं उसका जो रिज़ल्ट है उसको इन्हांस कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जी? सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक्स, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, मतलब वही सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप लोग कर रहे हो, जो नॉर्मली आपको पता होता है कि जी ये करना है। मतलब एक बंदा पढ़ता पढ़ता थक गया तो उसको क्या करना है जी, उसको थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। एक बंदा है वो फोकस नहीं कर पा रहा है तो उसका माइंड इस तरह टीचर ने डाइवर्ट करना है कि वो उसका पढ़ाई की तरफ लेके आए। ये वाली चीज़ें हैं जी, जो अब ये वो चीज़ें थी जो आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया।
अब इसके आगे यूएचएस क्या कहता है? यूएचएस अब ये कहता है कि अब आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट को अप्रूव करवाना है। अप्रूव कैसे करवाना है? अब हमने डिस्कस किया कि एक 10 बंदों की टीम थी जिसने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि अच्छा ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम फॉलो करेंगे। अब आपने उन 10 बंदों को कहा, ठीक है, कि ये हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। अब कौन बंदे इस कोड ऑफ कंडक्ट से मुतफिक हैं और कौन मुतफिक नहीं है? लेट्स सपोज 6 बंदे कहते हैं कि जी हम इस कोड ऑफ कंडक्ट से मुतफिक हैं, 4 बंदे कहते हैं कि जी हम मुतफिक नहीं हैं। आप कहेंगे कि जी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, डेमोक्रेसी है। तो जो डेमोक्रेसी है, हम 6 बंदों ने कह दिया कि ठीक है जी हम लोग मुतफिक हैं, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये है वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इज़ डेमोक्रेटिव। जो दूसरी है जी वो है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी होगा वही, आपने पूछना है कि जी ये हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, कितने बंदे इससे मुतफिक हैं और कितने बंदे इससे मुतफिक नहीं हैं। अब 6 बंदों ने कहा कि हम लोग मुतफिक हैं, 4 ने कहा कि हम लोग मुतफिक नहीं हैं। उन 4 से आप लोग पूछेंगे कि अच्छा आप लोग मुतफिक क्यों नहीं हैं? वो कहेंगे कि यार इसमें जो ये पॉइंट नंबर 6 है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 6 इस तरह होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे कि अच्छा ठीक है यार ये पॉइंट आपको टीज़ कर रहा है ना, ये हम निकाल देते हैं या इसको चेंज कर देते हैं। अब आप लोग मुतफिक हैं, वो कहेंगे हाँ जी अब हमारे लिए सही है। मतलब पहले 6 बंदे मुतफिक थे, अब आपने क्या किया कि अब आपने जो डिसीजन मेकिंग की उसमें आपने 10 से के 10 को मुतफिक कर लिया। ये है जी कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जस्ट ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी थी इस वाले प्रैक्टिकल में, ये क्लियर हो गया जी आपको। अच्छा उसके बाद आगे आ जाते हैं एथिक्स ऑफ अ डिजिटल सिटीज़न। इस टॉपिक में यूएचएस क्या डिस्कस करना चाह रहा है? लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जो हमने पल्स किए थे उस पर हमने डिजिटल सिटीज़न पढ़ा था कि डिजिटल सिटीज़न होता क्या है। मतलब वो कोई भी बंदा जिसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाए हुए हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, उस पर जिसने अकाउंट बनाए हुए हैं वो है जी डिजिटल सिटीज़न। अब यूएचएस कहता है कि आप एक डिजिटल सिटीज़न है, आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ है कि लास्ट ईयर आपने कोई 2 बड़े इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। जैसे आपने कोई रिसर्च की थी, वो किसी बड़े जर्नल में पब्लिश हो गई, ठीक है, एक चीज़ हो गई। या आपको कोई इस तरह का एकेडमिक अवार्ड मिला है जो बड़ा फिनोमिनल है। आप ऐसा करें कि आप इसको अपडेट करें। अब मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि फ़ेसबुक पे आप वो कैसे अपडेट करते हैं जी कि मैंने अब फ़लाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या मेरी अब एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है, अब मैं पीजीआरशिप कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। तो बस वही चीज़ आप लोगों को यूएचएस यहाँ पे बता रहा है कि आपने अपडेट किस तरह करना है, ठीक है, जो आप लोगों को ज़्यादा पता होता है। बस आप लोगों के वहाँ पे नंबर इस वजह से नहीं आते कि आपको ये नहीं पता होता कि यूएचएस पूछना क्या चाह रहा है। तो यूएचएस ये पूछना चाह रहा है कि आपका अकाउंट है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, किसी चीज़ पे भी है, तो आपने वहाँ पे किस तरह अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करना है और लोगों को बताना है कि अच्छा पिछले साल में ये था, अब इस साल में मेरी ये रिसर्च पब्लिश हो गई है, या मुझे ये अवार्ड था, एकेडमिक अवार्ड है, कोई ये मिल गया। इस तरह की चीज़ें हैं जी। बस यही आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं राइटिंग अ ब्लॉग और विकी। ब्लॉग और विकी में क्या फ़र्क होता है? ब्लॉग कोई भी जो एक मजमून होता है उसको ब्लॉग कहते हैं, उसकी चीज़ें मैंने दी हुई हैं कि ब्लॉग में क्या कुछ होता है। अब विकी का लोगों को पता नहीं कि विकी क्या है। विकीपीडिया को ऑब्वियसली आपको पता होगा। अब पहले मैं आपको विकी का बताऊंगा, फिर आपको विकीपीडिया की एग्जांपल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि विकी क्या होता है। विकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो आके चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैंने एक जगह पे एक कोई भी मजमून लिख दिया है कि मैंने 10 साल पहले लिखा था कि जो टीबी है, टीबी ये बीमारी है, इसके लिए ये मेडिसिन्स देते हैं, ये चीज़ें कहते हैं। अब 10 साल के बाद वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब मेरे बाद कोई और बंदा आएगा, वो क्या कहेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ये पब्लिश हुई है चीज़, ये गलत पब्लिश हुई है। मतलब 10 साल पहले था कि ये दवाइयाँ देते थे, अब चेंज हो गई है। तो वो क्या करेगा, वो आएगा, वो वाली एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा ये ड्रग्स अब हम नहीं देते, अब इसकी जगह पे हम ये ड्रग्स देते हैं, वो उसको चेंज करके वो ड्रग्स वहाँ पर लिख देगा, वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं विकी। अब जो लोग विकीपीडिया यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वो कोई भी चीज़ लिखते हैं ना विकीपीडिया पे, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब अगर लेट्स सपोज कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गलत दी हुई है, तो मैं सबमिट कर सकता हूँ उनको कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन गलत है, अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है। विकीपीडिया आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपडेट वैसे कर देता है। तो ये चीज़ है जो यूएचएस बताने की कोशिश कर रहा है, और यूएचएस
आपसे पूछ रहा है कि एक विकी किस तरह लिखते हैं और एक जो ब्लॉग होता है वो किस तरह लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है। आप एक दफ़ा इसको पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक डिफरेंस था कि विकी और ब्लॉग में क्या फ़र्क होता है वो आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, अब आ गया जी आगे रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर। अब इसमें यूएचएस क्या पूछना चाह रहा है आपसे? यूएचएस ये पूछना चाह रहा है कि लेट्स सपोज आपने एक लिटरेचर को रिव्यू करना है, आपने एक रिसर्च को रिव्यू करना है, तो आप किस तरह रिसर्च को सिलेक्ट करेंगे? अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री की रिसर्च तो नहीं सिलेक्ट करूँगा अपने लिए, मैं कोई ऐसी रिसर्च अपने लिए सिलेक्ट करूँगा कुछ जो मेडिकल के रिलेटेड हो, जिसके ऊपर अच्छा खासा नॉलेज अवेलेबल हो, जिसमें वर्सेटिलिटी हो, जिसको इम्प्रूव किया जा सके, या जिसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे पता है कि मैं निकाल के बता सकता हूँ, उस रिसर्च को मैं सिलेक्ट करूँगा। यही चीज़ यूएचएस पूछना चाह रहा है, और जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई है वही मैंने लफ्ज़ों में लिख के यहाँ पे बता दी है आपको जी। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है जी, रिजिलियंस एंड अडोप्टेबिलिटी। ऑब्वियसली इसमें कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं कि आपने स्ट्रेस को किस तरह कोप करना है, कोई यकदम कोई तब्दीली आ गई तो आपने उसको किस तरह कोप करना है, अगर आपका रिज़ल्ट सही नहीं आया, एकेडमिक स्ट्रेटजीज़ हैं उसको किस तरह कोप करना है, पर्सनल कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अब इस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें पता लगें कि यूएचएस पूछना क्या चाह रहा है। अब वो जो पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको आंसर करेंगे तो आप लोगों के इंशाल्लाह इसमें 8/8 मार्क्स क्लियरली आ जाएंगे। ठीक है, बस आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको गौर से सुनना है, देखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यूएचएस पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, आप कॉमन सेंस की बेस पे उस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।